प्रौद्योगिकी का प्रयोग। छोटे करदाताओं को राहत। 5 लाख रुपए तक की आय वाले व्यक्तियों पर कर का बोझ कम करने की दृष्टि से मैं धारा 87 कै के अंतर्गत कर छूट की अधिकतम सीमा 2000 से बढ़ाकर 5000 रुपए करने का प्रस्ताव करता हूं। इस श्रेणी में 2 करोड़ करदाता आते हैं जिन्हें अपने करदेयता में 3000 रुपए की राहत मिलेगी। जिन व्यक्तियों के पास अपना कोई मकान नहीं है और जिन्हें आज किसी नियोक्ता से किसी प्रकार का मकान किराया भत्ता भी नहीं मिलता, उन्हें मकान किराया का भुगतान करने के एवज में फिलहाल उनकी आय से प्रति वर्ष 24,000 रुपए की कटौती का लाभ दिया जाता है। मैं धारा 80(6) के अंतर्गत मकान किराए के भुगतान के संबंध में कटौती की सीमा 24,000 रुपए प्रति वर्ष से बढ़ाकर 60,000 रुपए प्रति वर्ष करने का प्रस्ताव करता हूं, जिससे किराए के मकानों में रहने वाले व्यक्तियों को राहत मिलेगी। महोदय, और एक और महत्वपूर्ण बात है, आयकर अधिनियम की धारा 44 कै के अंतर्गत अनुमानित कराधान स्कीम का लाभ छोटे और मध्यम उद्यमों अर्थात ऐसे नॉन कॉर्पोरेट व्यवसायों के लिए उपलब्ध कराया गया है जिनका टर्नओवर या सकल प्राप्तियां 1 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है। वर्तमान में लगभग 33 लाख छोटे व्यवसायियों को यह लाभ मिल रहा है, जिससे वे विस्तृत खाता बहियों के रखरखाव तथा उनकी लेखा परीक्षा कराने के बोझ से मुक्त हैं। मैं इस स्कीम के अंतर्गत टर्नओवर सीमा को बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए का प्रस्ताव करता हूं, जो सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योग श्रेणी के अंतर्गत आने वाले बहुत से निर्धारित के लिए एक बड़ी राहत लेकर आएगा। मैं अनुमानित कराधान स्कीम को ऐसे व्यवसायों के संबंध में भी लागू करने का प्रस्ताव करता हूं जिनकी सकल प्राप्तियां 50 लाख रुपए तक हैं। इस अनुमान के साथ कि लाभ सकल प्राप्तियों का 50% है। मैंने पिछले बजट भाषण में कारपोरेट कर की दर को एक समय अवधि के दौरान 30% से घटाकर 25% करने के साथ विभिन्न प्रकार की कर छूटों और प्रोत्साहनों को युक्ति संगत बनाए जाने तथा समाप्त करने का प्रस्ताव रखा था। बहरहाल कंपनियों द्वारा विभिन्न छूटों का लाभ उठाए जाने के कारण उन्हें कर भुगतान की प्रभावी दर औसतन 24.67% बैठती है। इन कर छूटों और प्रोत्साहनों को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने की एक योजना आम जनता के बीच रखी गई थी तथा हमें बड़ी संख्या में रचनात्मक सुझाव मिले हैं। इन छूटों को चरणबद्ध रूप में समाप्त करने की अंतिम योजना अनुबंध में दी गई है। इसकी मुख्य बातें निम्नवत हैं। आयकर अधिनियम में उपबंधित त्वरित अवमूल्यन को 1/4/2017 से अधिकतम 40% तक सीमित कर दिया जाएगा। अनुसंधान कार्य हेतु कटौतियों के लाभ 1/4/2017 से अधिकतम 150% तक और 1/4/2020 से अधिकतम 100% तक कर दिए जाएंगे। नए विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों में स्थापित की गई केवल उन्हीं यूनिटों को धारा 10 कै के अंतर्गत लाभ प्राप्त होंगे जो 31/3/2020 से पहले कार्य करना आरंभ कर देंगे। कौशल विकास हेतु धारा 35 घ के अंतर्गत भारित कटौतियां 1/4/2020 तक जारी रहेंगी। कारपोरेट कर दर में कटौती को चरणबद्ध रूप से समाप्त किए जा रहे प्रोत्साहनों से मिलने वाले प्रत्याशित अतिरिक्त राजस्व के अनुसार निर्धारित किया जाना है। सरकार को कर छूटों को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने में होने वाले लाभ क्रमिक रूप से ही प्राप्त होंगे। अतः पहले चरण में मैं कारपोरेट आय कर की दरों में निम्नलिखित 2 परिवर्तनों का प्रस्ताव करता हूं। पहला, 1/3/2016 को या इसके बाद निगमित होने वाली नई विनिर्माणकारी कंपनियों को 25% जमा अधिभार और उपकर की दर से कराधान का विकल्प उपलब्ध कराने के प्रस्ताव किया जाता है। यदि वे लाभ संबद्ध या निवेश संबद्ध कटौतियों का दावा नहीं करती तथा निवेश छूट और त्वरित अवमूल्यन का लाभ नहीं उठाती हैं,
मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि अपेक्षाकृत छोटे उद्यमों अर्थात ऐसी कंपनियों जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से अधिक न हो, मार्च 2015 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान, मैं इसके लिए आगामी वित्त वर्ष के दौरान कारपोरेट आयकर की दर को घटाकर 29% अधिभार और उपकर किया जाए। स्टार्टअप व्यवसाय रोजगार सृजित करते हैं, नवोन्मेष लाते हैं तथा आशा है कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम में वे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मैं प्रस्ताव करता हूं कि अप्रैल 2016 से मार्च 2019 के दौरान प्रचालन आरंभ करने वाले स्टार्टअप्स को 5 वर्षों में से 3 वर्षों तक अर्जित किए गए लाभ पर 100% कर कटौती का लाभ देकर व्यवसाय को बढ़ावा देने में मदद की जाएगी। ऐसे मामलों में न्यूनतम एकांतर कर एमटी लागू होगा। पूंजी लाभ पर कर नहीं लगाया जाएगा यदि विनियमित अधिसूचित निधियों में निवेश किया गया हो और यदि व्यक्तियों द्वारा ऐसे अधिसूचित स्टार्टअप में निवेश किया गया हो जिनमें उनकी अधिशंक शेयरधारिता हो। अनुसंधान नवोन्मेष का प्रेरक है तथा नवोन्मेष आर्थिक विकास को बल प्रदान करता है। मैं पेटेंटों के संबंध में विशेष व्यवस्था शुरू करने का प्रस्ताव करता हूं, जिसमें भारत में विकसित और पंजीकृत पेटेंटों के विश्व भर में प्रयोग से अर्जित आय पर 10% की दर से कर लगाया जाएगा। आस्ती पुनर्निर्माण कंपनियां जो डूबे ऋणों के समाधान में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, उनमें अधिक निवेश प्राप्त करने के लिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि एआरसी के न्यासों सहित प्रतिभूतिकरण न्यासों को आयकर का पूर्ण पास थ्रू अंतरित किया जाए। न्यास की बजाय निवेशकों के हाथ आई आमदनी पर कर लगाया जाएगा, तथापि न्यास स्रोत पर कटौती दर की अध्याधीन होंगे। असूचित कंपनियों के मामले में दीर्घावधि पूंजी लाभ व्यवस्था के लाभ प्राप्त करने की अवधि 3 वर्ष से घटाकर 2 वर्ष करने का प्रस्ताव है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां डूबे हुए और संदेहास्पद ऋणों के प्रावधान के संबंध में अपनी आय के 5% तक कटौती की पात्र होंगी। विदेशी कंपनियों के प्रभावी प्रबंधन स्थान के आधार पर रेजिडेंसी का निर्धारण 1 वर्ष आस्थगित करने का प्रस्ताव है। मैं 1/4/2017 से सामान्य अपवंचन रोधी नियम क्रियान्वित करने की हमारी वचनबद्धता को दोहराना चाहता हूं। ओईसीडी और G20 के बीईपीएस कार्यक्रम के प्रति हमारी वचनबद्धता पूरी करने के लिए वित्त विधेयक 2016 में 750 मिलियन यूरो से अधिक के समेकित राजस्व वाली कंपनियों के लिए देश दर देश सूचना देने की अपेक्षा का प्रावधान शामिल है। मैं दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई सेवाओं तथा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के पैनल में शामिल मूल्यांकन निकायों द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाओं को सेवा कर से छूट देने का प्रस्ताव करता हूं। मैं ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदन और बहुल अपंगता वाले व्यक्तियों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय न्यास द्वारा शुरू की गई निरामय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत दी गई साधारण बीमा सेवाओं पर सेवा कर से छूट का प्रस्ताव करता हूं। प्रशीतित कंटेनरों का प्रयोग बढ़ाने के लिए मैं उन पर बुनियादी सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क घटाकर क्रमशः 5% और 6% करने का प्रस्ताव करता हूं। विकलांग दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अनेक सहायक उपकरणों, पुनर्वास सहायक सामग्री और अन्य वस्तुओं पर 0 बुनियादी सीमा शुल्क लगाता है। मैं ब्रेल कागज पर यह छूट देने का प्रस्ताव करता हूं। Accepting the suggestion that came from the जैसा कि सुझाव माननीय राहुल गांधी जी द्वारा प्राप्त हुआ था, मैं इसके बारे में ब्रेल पत्र भी वहां प्रस्तुत कर रहा हूं। जहां तक सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क संरचना हमारे सरकार के मेक इन इंडिया अभियान हेतु घरेलू मूल्यवर्धन को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, उसी के अनुरूप मैं कुछ निविष्टियों, कच्ची सामग्रियों, मध्यावर्तियों और संगठकों तथा कतिपय अन्य वस्तुओं पर सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क दरों में समुचित परिवर्तन करने और प्रक्रियाएं सरल बनाने का प्रस्ताव करता हूं, ताकि लागत घटाई जा सके और सूचना प्रौद्योगिकी, हार्डवेयर, पूंजीगत माल, रक्षा उत्पादन, वस्त्र, खनिज ईंधन और खनिज तेल, रसायन और पेट्रो रसायन, कागज, गत्ते और न्यूज प्रिंट, वायुयानों का अनुरक्षण, मरम्मत की पूरी जांच तथा जहाजों की मरम्मत आदि जैसे क्षेत्रों में घरेलू उद्योग की प्रतिस्पर्धा में सुधार लाया जा सके। पेंशन स्कीमें वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय सुरक्षा की पेशकश करती है। मेरा विश्वास है कि सुनिश्चित लाभ और सुनिश्चित अंशदान वाली पेंशन योजनाओं के लिए कर व्यवहार समान होना चाहिए। मैं राष्ट्रीय पेंशन स्कीम के मामले में सेवानिवृत्ति के समय
निधि से 40% आहरण को कर मुक्त करने का प्रस्ताव करता हूं। अधिवर्षिता निधियों और ईपीएफ सहित मान्यता प्राप्त भविष्य निधियों के मामले में 1 अप्रैल 2016 के पश्चात किए गए अंशदानों में सृजित निधियों के संबंध में भी 40% के कर मुक्त होने का वही मानदंड लागू होगा। इसके अतिरिक्त पेंशन भोगियों की मृत्यु के पश्चात